जी अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। मैं मलिक जफर खलील, फाउंडर जिनात जुडिशल एकेडमी, आपसे मुखातब हूँ। आज के हम इस सेमिनार में हम देखेंगे कि जी हमने केपी के का सिविल जज एग्जाम कैसे पास करना है। सिविल जज एग्जाम कैसे पास करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जी सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में हमने क्या क्या पढ़ना है। सारा सिलेबस नहीं पढ़ना होता, ठीक है, सारा सिलेबस नहीं पढ़ना होता। अब उस सिलेबस में हमने पढ़ना क्या है, पहले हम देखेंगे सिलेबस है क्या, ओवरऑल सिलेबस देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जी हमने उस सिलेबस में पढ़ना क्या है और उसको पढ़ना कैसे है। पता चल जाएगा ना कि जी हमने ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब हमें सीआरबीसी में से पता चल गया कि जी 154 से 265 तक, 154 से लेके 265 तक ये ऐसी जगह है जहाँ से एग्जामिनर लाजमी कुछ ना कुछ टच करता है कि जी हमें ये तो लाजमी पढ़ना है। हमें पता चल गया कि जी हमने क्या पढ़ना है। फिर उसको कैसे पढ़ना है, उसको कैसे पढ़ना है, बेरक को ना हमने इन डेप्थ पढ़ना होता है। मतलब वो एक सेक्शन में मतलब क्या बता रहा है वो हमने कंसेप्ट लेना होता है कि जी इस सेक्शन में क्या कह रहा है, ठीक है। अगर कंसेप्ट ले रहे हो तो हमें लिखने में आसानी होती है। अगर रट्टा लगाया हो तो फिर वो हम लिख ही नहीं सकते, गलत लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा। टाइम टेबल का मैं ना बार बार कहता हूँ कि जी सीज द डे, सीज द डे मतलब आपने डे को कैप्चर करना है, डे को आपने कैच करना है, डे को आपने काउंटर करना है कि जी मतलब एक दिन में आपका जो प्लान है कि जी आपने ये करना है तो वो आपने लाजमी करना है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास पेपर मतलब 21 और 24, बस यही हम दो पेपर देखेंगे, 21 और 24। उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जी हमने देखना है कि जी पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। केपी के एग्जाम में हमने पेपर अटेम्प्ट क्या करना है, कैसे करना है। आपका ना कमीशन लेगा, पंजाब में हाई कोर्ट लेती है, हाई कोर्ट कहती है कि जी आपने मोस्ट रेलिवेंट लिखना है। मोस्ट मतलब जो रेलिवेंट है वो लिखना है। सोफिशिएंट अनरेलिवेंट, सोफिशिएंट अनरेलिवेंट क्योंकि जितनी पूछा जा रहा है उतनी लिखना है। और उसमें जो पूछा जा रहा है उसका भी रेलिवेंट ही लिखना है। मतलब वो पूछ रहा है ना कि जी डिफाइन प्राइमरी एविडेंस एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन। तो आपने सेकेंडरी मतलब अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन। तो हमें से वो पूछ रहा है क्यूएसओ का आर्टिकल 73 जिसमें प्राइमरी एविडेंस डिफाइन की गई है। फिर पूछ रहा है 76 जिसमें हमें बताता है कि जी किन सर्कमस्टांसेस में हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। यहाँ पे हम सेक्शन 74 लिखे, सेकेंडरी एविडेंस को डिफाइन करें तो वो हाई कोर्ट कहती है कि जी ये इरेलीवेंट है। हम आपसे पूछ रहे हैं रेलिवेंट प्राइमरी एविडेंस तो वो उसको डिफाइन करें। हम आपसे पूछ रहे हैं कि जी अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस सेकेंडरी एविडेंस में भी गिवन, तो वो उसका वो सेक्शन है आपका 76, तो वो लिखे। इरेलीवेंट हमें नहीं चाहिए। हम आपसे जो पूछ रहे हैं ना, एग्जामिनर आपकी रैशनैलिटी चेक करता है। आप वो देखता है कि जी क्या बच्चा क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर रहा है, क्या बच्चा क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर रहा है, क्या क्वेश्चन ने बच्चे ने क्वेश्चन अंडरस्टैंड करके क्या रैशनल आंसर दिया है। एग्जामिनर ये देखेगा, एग्जामिनर देखेगा कि जी बच्चे ने बच्चे ने क्वेश्चन अंडरस्टैंड करके रैशनल आंसर दिया है कि नहीं, बस। अगर आपने रैशनल आंसर दे दिया तो फिर आपको मैक्सिमम नंबर देगा, ठीक है, मैक्सिमम। अगर आप इरेलीवेंट लिखते रहे तो फिर वो कहेगा कि नहीं बच्चा मेच्योर नहीं है, बच्चे को क्वेश्चन की समझ नहीं आई, बच्चे को क्वेश्चन की समझ नहीं आई। ठीक हो गया। चले तो हम सबसे पहले ना स्टार्ट करते हैं सिलेबस कि जी सिलेबस क्या है केपी के में। सबसे पहले एग्जाम वो कोई भी एग्जाम पास करना हो तो हमने सबसे पहले देखना होता है कि जी हमारा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आपका मैंने अभी आपको भेजा भी है, ये सिलेबस है आपका, ये आपका सिलेबस है आपका केपी के में कि जी आपके ना टोटल 8 पेपर होंगे। आपके टोटल 8 पेपर हैं होंगे। 8 में से आपने मतलब जो 3 है, एक इंग्लिश उर्दू जीके का है और बाकी जो है वो अ, बाकी जो आपका सिविल लॉ सिविल लॉ के 2 पेपर हैं, एक क्रिमिनल लॉ है, एक इस्लामिक लॉ है और एक एविडेंस का है, और एक एविडेंस का है। जिनके माइक आने वो आप कहते हैं, माइक जिनके आने आप कहते हैं। आ, एक स्पॉट है
का जो एजुकेशन इशू है वो करती। हफीज मरवत साहब आवाज, मतलब वो माइक आप रखें बस। चलें, चले। अब देखिए ना, सबसे पहले कि जी हमें पता चल गया कि जी ये हमारा सिलेबस है कि जी इंग्लिश, उर्दू, जीके, और उसके बाद सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ, और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, और हमारा एविडेंस, कानून शहादत। ये हमारा सिलेबस है। अब इस सिलेबस को भी फर्दर डिवाइड करता है, सिलेबस को भी डिवाइड करता है। जैसे वो कहता है कि जी आप सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 1 से क्या मुराद ले रहे हैं, तो सिविल लॉ 1 से मुराद वो लेता है कि जी हम आपको बताएंगे कि जी सीआर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, और उसके बाद वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962, कंट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये पेपर 1 में होगा। 100 नंबर का क्वेश्चन होगा तो वो डिवीजन बना के देगा, मतलब वो ऐसी डिवीजन बना के देगा कि जी दो क्वेश्चन आपको मतलब सीपीसी में से करने होंगे, दो या तीन सीपीसी में से, बाकी एक क्वेश्चन आपका वेस्ट पाकिस्तान कोड से, और मतलब सिविल कोड ऑर्डिनेंस से, और उसके बाद एक कंट्रैक्ट से, और एक स्पेसिफिक सेल ऑफ गुड्स एक्ट से। इसी तरह पेपर 2 है, तो इसमें भी उन्होंने डिवीजन बनाई है कि मोमनन लॉ है, और रजिस्ट्रेशन एक्ट, और लिमिटेशन एक्ट। इस तरह इन्होंने ये डवेन बना दिया है। ठीक हो गया। इस तरह ये क्रिमिनल आ गया, तो क्रिमिनल लॉ में पाकिस्तान पिनल कोड है, और सीआरपीसी है, और हदूद ऑर्डिनेंस है। इसके बाद फिर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में आप जा देखें ना, वो मोस्टली क्यास इजमा पूछ रहा है, सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ वो ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाता है आपका, हाँ, क्यूएसओ को मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि जी हम क्या पढ़ना है। अब हमें एक दफ़ा आइडिया हो गया कि जी ये सिलेबस है, ये सिलेबस है कि जी इंग्लिश, उर्दू, जीके, ये 3 है। बाकी जो 5 होंगे वो ला के, सिविल लॉ के 2 हैं, एक क्रिमिनल लॉ, एक इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस, और क्यूएसओ, ये सिलेबस है। आगे हमें मतलब ये भी पता चल गया कि जी सिविल लॉ 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है। ठीक है। इसी तरह हम फिर इसकी मैंने मजीद डिवीजन की है, डिवीजन किया है पास पेपर को देके। देखें, आप सीएसएस का भी देख लें, आप कोई भी, मतलब पंजाब में भी सिविल जज के होते हैं, और पंजाब में तो ज्यादा टफ है, कहीं पे भी देख लें तो पास पेपर का जो वो सिलेबस सेम रहता है, पैटर्न सेम नहीं रहता। वसीम साहब अपना माइक आप रखें, ये माइक काइंडली अपने आप रखें, डिस्टर्बेंस होती है। चले, मैं बार बार कहता हूँ कि जी आपका पैटर्न कभी भी सेम नहीं रहेगा, कभी भी। अब उन्होंने बता दिया ना कि जी ये है कि जी 100 नंबर की इंग्लिश है, तो उसकी मर्जी है कि जी ऐसे 20 नंबर का दे दे या 30 नंबर का दे दे, प्रेसी 15 नंबर की दे दे, 10 नंबर की दे दे, उसकी मर्जी है। अब पास पेपर में हम देखें तो वो टेंसेस दे रहा है, इडियम्स दे रहा है, ठीक है, कुरेक्शन दे रहा है, तो वो उसकी मर्जी है। मतलब पंजाब में भी ऐसा होता है कि कभी कुरेक्शन आ जाती है, कभी पंक्चुएशन आ जाती है। ठीक है। तो उसकी मर्जी है, कभी वो ट्रांसलेशन दे देता है, कभी नहीं देता। अब आपको यहाँ पे पास पेपर में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं दे रहा, इंग्लिश में, लेकिन उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है कि वो ट्रांसलेशन भी दे सकता है। मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सेटल प्रिंसिपल्स नहीं होते कि जी आप कहेंगे जी सर ये है तो ये से ही आएगा, ऐसा कभी भी ज़हन में नहीं रखना। मतलब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब जाते हैं तो फुल फ्लैज तैयार होके जाते हैं, फुल फ्लैज तैयार होके जाते हैं। अब ये जो आपका पेपर है ना, उसमें उसने डिवीजन ही ऐसी की है कि जी आपसे वो इंग्लिश के पेपर में आपसे वो 50 नंबर का ग्रामर देगा, 50 नंबर की वो ग्रामर आपके चेक करेगा। बाकी जो 50 नंबर है उसमें से वो, उसने जो पास पेपर हमें बता रहे हैं कि जी वो 20 नंबर की इंग्लिश देता है, ऐसे देता है, 20 नंबर 30 नंबर की प्रेसी देता है। ये वो मतलब पीछे प्रेसिडेंट चल रहे हैं, बार बार वो यही बता रहा है। अब उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है, वो ट्रांसलेशन भी डाल सकता है। ठीक है। मतलब कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। मतलब यहाँ पे देखे ना, वो आपसे वो टेंसेस मांग रहा है, मतलब सेंटेंस कहता है, सेंटेंस बनाए, सेंटेंस बनाए। यहाँ पे वो पेयर्स भी दे सकता है। अब यहाँ पे आपको इडियम्स दे रहा है, पेयर्स नहीं दे रहा, पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं दे रहा।
ठीक है। तो वो पेयर ऑफ वर्ड्स भी दे सकता है, ये मतलब इम्प्लाइड होता है कि जी वो आपसे वो सेंटेंस जब बनवाएगा तो सेंटेंस आपके इनवर्ड्स के भी बनवा सकता है, पेयर्स के भी बनवा सकता है, उसकी मर्जी है। ठीक है। एनईओ आपने ना प्लान ऐसे करके जाना है कि जी आपका ग्रामर जो इंग्लिश में है 50 नंबर की, आप ना ये सिविल जज में भी ऐसा होता है कि जी आपने सीएसएस के पेपर देखने हैं। सीएसएस के पेपर में जो इंग्लिश में आता है ना वही आपका समझ लीजिए सिलेबस है, वही आपका सिलेबस है, वो भी 17वां स्केल आपका भी 17वां स्केल, वही समझ ले सिलेबस है। आपका पंजाब में भी सिविल जज का थोड़ा इजी आ जाता है तो वो फेवर है, वरना सिलेबस भी वही है, पैटर्न भी वही है, सारा कुछ वही है। आपसे 50 नंबर का ग्रामर देगा, बाकी 20 नंबर की ऐसे और 30 नंबर की प्रेसी। 30 नंबर की प्रेसी मतलब वो प्रेसी वो कहते हैं कि जी अगर आपसे प्रेसी में वो ट्रांसलेशन पूछे ना, ओ प्रेसी में आपसे वो जो है ना वो टाइटल पूछे ना पूछे, आपने टाइटल देना है। टाइटल के नंबर होते हैं, टाइटल के नंबर होते हैं। अब दूसरा जो है ना, दूसरा अब आपके ऑप्शन पे है, आप पश्तो भी ऑप्ट कर सकते हैं और उर्दू भी ऑप्ट कर सकते हैं। उर्दू में तो उसने रखा हुआ है, पंजाब में भी ऐसा है कि जी 50 नंबर का उर्दू ऐसे आता है, 50 नंबर का उर्दू ऐसे आता है। ठीक है। और उसके बाद वो पोएट्री है उसकी ट्रांसलेशन करनी है, वो 15 नंबर की आती है। और उसके बाद वो ग्रामर 10 नंबर की दे देगा, ग्रामर कैसी भी, मतलब वो इसम पूछ लेगा, या वो मतलब इसम हर्फ, या मतलब जो है ना उसकी इकसाम पूछ लेगा इस तरह, या कुछ भी ग्रामर से पूछ सकता है। उसके बाद वो ट्रांसलेशन देता है 15 नंबर की, और गजल है उनकी तशरीह देता है 10 नंबर की। ये आपका उर्दू का पास प्रॉब्लम बता रहा है। फिर आ जाता है जीके। जीके आपका 150 नंबर का होगा। जीके कितने का है? 150 नंबर का। 150 नंबर को ना उन्हें डिवाइड किया हुआ है, सेक्शन बनाए हुए हैं, 3 सेक्शन है। मतलब आपका उसने 3 सेक्शन बनाए हुए हैं, 3 सेक्शन मतलब आपका सेक्शन 1 है, उसको सेक्शन 1 को ही सेक्शन 1 को उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक 20 नंबर का एवरीडे साइंस, मतलब एवरीडे साइंस या जनरल साइंस वो पूछता है, एवरीडे साइंस या जनरल साइंस वो पूछेगा आपसे 20 नंबर का। बाकी 30 नंबर का जनरल नॉलेज। अब ये जनरल नॉलेज देखें, अब आपसे वो पास पेपर में वो मतलब वो दे रहा है आपका, वो दे रहा है पास पेपर में वो एब्रीवेशंस दे रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जी अगली दफा भी एब्रीवेशन आए, जरूरी नहीं है। मतलब मैं फिर आपको कहता हूँ कि जी कम्पिटेटिव एग्जाम में क्विज सेटल नहीं होता। कि अब इधर भी मतलब पहले सिविल जज का मैं आपको बताऊं तो 2016 17 18 पंजाब में एब्रीवेशन नहीं है, 23 में 24 में एब्रीवेशन आने लगे। ठीक है। तो वो उसकी मर्जी है, मतलब जनरल नॉलेज है, ये तो आपका 20 नंबर एवरेज साइंस का होगा। ठीक है। ये जो है ना ये ओपन है उसके लिए, मतलब इसमें वो कुछ भी पूछ सकता है, वो जियोग्राफी पूछ सकता है, वो आपसे साइंस मतलब जो है वो आपके हिस्ट्री पूछ सकता है आपसे, वो साइंस आर्ट उर्दू जीके जो वो मर्जी पूछे, पूछ सकता है। ठीक है। इसके लिए वो बुक जो है ना इंसाइक्लोपीडिया गाड़वन वालों की बहुत अच्छी बुक है। या पास्ट पेपर्स मिलते हैं पंजाब में, पंजाब में ना पीपीएससी जो पास्ट पेपर लेती है उसके भी मतलब इम्तियाज शायद वालों ने वो जैसे पेपर पास पेपर ना उनको सॉल्व करके वो दे देते हैं, तो मोस्टली उनसे भी रिपीट होते रहते हैं इसी पास पेपर में से। पंजाब में 2017 में सिविल जज के एग्जाम में एक पीएमएस का पेपर, पंजाब का पीएमएस का पेपर था, वो सारा वही 2005 का 2017 में उठा के दे दिया था एमसीक्यूज जी के। तो वो पास पेपर भी हमें हेल्प और कर सकते हैं। ठीक है। आगे दूसरा जो है ना ये आया है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स से मुराद वो ले रहा है पोस्ट पाकिस्तान, मतलब 1947 के बाद के पाकिस्तान के हालात। क्या? 1900 मतलब 47 के बाद। अगर मैं आपको पंजाब को बताऊं तो उन्होंने 2 दफा करप्शन मतलब वो उस पे पूछा है उन्होंने, वो ओवर पॉपुलेशन पे पूछा है, ओवर पॉपुलेशन पे 2 दफा पूछा है। और पाकिस्तान मतलब करप्शन पे भी उनका क्वेश्चन आ चुके हैं।
और उसके अलावा 2 दफा इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। आपका तो वो जनरल वो जो है ना, अभी जैसे मैं देख रहा था वो यूएस के साथ रिलेशन के बारे में वो पूछ रहा है। मतलब इस तरह कोई भी वो इशू देगा तो वो आपने करने होंगे, इशू बेस होंगे। मतलब आप पोस्ट पाकिस्तान, मतलब 1947 के बाद के हालात का वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक हो गया ये। और इसी तरह अगर आप देखें ना प्री पाकिस्तान, तो ये मतलब पाकिस्तान स्टडी में ना ये वो बताता है प्री पाकिस्तान। क्या वो बताता है प्री पाकिस्तान आपका ना 1857 से लाके 1947 तक होगा। 1857 से लेके 1947 तक, जैसे वो पूछेगा कि काजेज ऑफ वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस, हम उसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, वो कहते हैं वो बगावत की जंग थी। ठीक है। इसी तरह वो इस तरह ना कोई इसके कोई बनाए हुए हैं, मतलब इसके वो बनाए हुए हैं वो कोई इवेंट्स हैं, 32 इवेंट्स हैं, मैंने आपको भेजे हुए भी हैं। इनको आपने अच्छी तरह करके जाना है, इनमें से वो कुछ पूछेगा, जैसे खिलाफत है, खिलाफत मूवमेंट है, और मिसाक के लखनऊ है, और मिंटो मार्ले रिफॉर्म है, साइमन कमीशन है, कायद अज़म के 14 नुकात हैं, और उसके अलावा आपका वो नेहरू रिपोर्ट है, और वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, वो इलेक्शंस है। इसी तरह ये प्री पाकिस्तान में यही चीजें आ जाएंगी। प्री पाकिस्तान में ये चीजें वो देगा। मैं आपको भेज देता हूँ ये देखें। ये ना पाकिस्तान स्टडी में मतलब ये चीजें आपने करके जानी है, इनमें से ही वो कोई आपसे वो देगा। ये मैंने आपको भेजा है, ये देखें। ये देखें, ये इवेंट्स हैं, मतलब मोस्टली इनमें से मतलब 32 इवेंट्स हैं, जैसे वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, और उसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, शिमला, मिंटो मॉडल रिफॉर्म, लखनऊ पैक्ट, और उसके बाद रिवॉल्ट एक्ट, और उसके बाद वो कहता है कि ये आपका सैमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, कैदम की 14 पॉइंट, अलाहाबाद एड्रेस, वो गोलबर्ग कॉन्फ्रेंस, वाइट पेपर। ये इस तरह मतलब ये मैं आपको भेज भी दिया है, ये आपका 1947 तक आएगा। मतलब जो आप कह रहे हैं पाकिस्तान अफेयर को वो मतलब समझेंगे, करंट अफेयर को उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक करंट अफेयर जो 1947 के बाद, एक पाकिस्तान स्टडीज कहते हैं, या मतलब प्री पाकिस्तान में आएगा। ठीक हो गया। तो ये आपके 3 होंगे। आपके ना लास्ट जो रिजल्ट आया था, मोस्टली बच्चे इंग्लिश में और वो जीके में फेल हुए हैं। पंजाब में भी 2022 में रिजल्ट आया था, 97% बच्चे इंग्लिश में फेल हुए थे। उन्होंने इंग्लिश का पेपर ऐसे दिया था कि जी बस वो मतलब 40 नंबर के ईडीएम और पेयर दे दिए, और ईडीएम और पेयर भी वो फॉर्मल थे। ठीक है। मतलब हट के थे बिल्कुल। तो वो मतलब इस तरह वो दे के ना उन्होंने इंग्लिश को ही हिट कर दिया था। तो एनी ये आपका पेपर है, यहाँ तक आपका किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आगे चलते हैं। इंग्लिश उर्दू जीके तक किसी का को क्वेश्चन हो तो सिलेबस के हद तक चले। चले आगे जी, आपका पेपर 1 ला की मैं गारंटी देता हूँ, ला जिसने भी क्लासेस ली है ना, और ला जिसने भी क्लासेस ली है और जिसने टेस्ट दिए, प्रॉपर टेस्ट दिए, तो वो गारंटी के साथ है कि जी ला फेल नहीं होगा। ला आपका मैं कहता हूँ सबसे आसान ला है। सीधी सीधी बातें होंगी, सीधी सीधी, मतलब हमारा कल मतलब मंडे से हम सेशन स्टार्ट करेंगे, तो कल ही हम क्यूएस से स्टार्ट करेंगे, और 2 दिन बाद सीपीसी स्टार्ट हो जाएगी। 6 बजे क्यूएस होगी, और फिर 8 बजे क्यूएस सीपीसी होगी, साथ फिर इंग्लिश उर्दू जीके भी चलता रहेगा। मतलब डेली लॉ की क्लास होगी, डेली इंग्लिश की क्लास होगी, और वीकली उर्दू और जीके क्लासेस होगी। चलें आगे। जो पेपर 1 है ना, पेपर 1 इसमें ना मैंने जो ये बताया हुआ है, ये आपके पंजाब के हैं कि जी पंजाब में पास में क्या क्या पूछ चुका है वो, पंजाब में पास में क्या क्या पूछ चुका है। तो यहाँ पे इसका आप इसको देखना है कि जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेक्शन यही है। इंपॉर्टेंट सेक्शन देखें ना, 9 से
12 तक मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब 9 में मतलब सिविल कोर्ट हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। 10 में रेस्ट ऑफ जुडाइस है। 11 में रेस्ट जुडिकाटा है। 12 में वो सिचुएशन का हम सूट फाइल नहीं कर सकते। और 12(2) फिर जो डिक्री हम फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिसडिक्शन से ले लेते हैं। 16 से 20 तक आपकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन आ जाती है। 36 से 74 तक आपकी एग्जीक्यूशन। 36 से 74 एग्जीक्यूशन और आर्डर 21 एग्जीक्यूशन। ये आप सोच लेंगे जी सीपीसी का पेपर बनाए और वो एग्जीक्यूशन से क्वेश्चन ना दे, ऐसा नहीं होता। पास पेपर उठा के देखें तो वो एग्जीक्यूशन से लाजमी पूछता है, मतलब 76 से और 36 से 74 तक। और उसके बाद फिर 74 तक, और उसके बाद आर्डर 21। ये फिर वो डिटेल में बताएगा कि जी एग्जीक्यूशन कैसे होती है। आगे फिर 96 से लेके 115 तक, ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब 96 से लेके आपका जो है वो 109 तक अपील जाती है कि जी अपील। फिर आपका वो 96 में कहता है अपील है। 97 में कहता है कि जी आप प्रिलिमिनरी डिक्री के खिलाफ अपील नहीं फाइल करते तो फाइनल डिक्री में प्रिलिमिनरी वाले ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। 98 में कहता है कि जी अगर दो जज ने अपील सुनी है, कहता है कन्फर्म हो, दूसरा कहता है रिजेक्ट हो, तो अपील कन्फर्म समझी जाएगी। ठीक है। इसी तरह फिर वो आगे 99 फिर से 100 में सेकंड अपील बताता है। फिर इसी तरह 114 में आपका रिव्यू है। 115 में रिवीजन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट मतलब मैं अगर सेक्शन में कहूँ ना तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जामिनर की कोशिश होती है कि जी इसमें से वो कुछ दे। ठीक हो गया। इसी तरह फिर आ गया सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस। सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस में वो मोस्टली पूछता है हिरार्की क्या है, और वो सेक्शन 3 में बता देता है। फिर वो पूछता है कि जी कोर्ट ऑफ ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन, वो डिस्ट्रिक्ट जज की है। फिर वो पूछता है कि जी मतलब 2-3 दफा पंजाब में भी ये है। ठीक है। वो 2-3 दफा पूछ रहा है चुका है कि जी प्राइमरी मतलब टेरिटोरियल एंड पैक्टोनल जुरिस्डिक्शन। 9 में कहता है पैक्टोनल जुरिस्डिक्शन। 10 में कहता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ठीक है। फिर वो आगे जनरल पूछता है। 18 में है आपका अपील का। ठीक है। अपील में वो बताता है कि ये अपील वैसे सिविल जज के फैसले के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज की अपील होती है, और डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट अपील होती है। और उसके बाद फिर कहता है आपका दूसरा कि जी अगर मैटर है 5 करोड़ से ज्यादा, ये पंजाब का मैं बता रहा हूँ, तो फिर पहली अपील ही हाई कोर्ट होती है। पहली अपील ही हाई कोर्ट होती है। आगे कंट्रैक्ट एक्ट। कंट्रैक्ट एक्ट आप देखें ना, कंट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन पहले 1 से 75 तक उसकी कोशिश होती है कि क्वेश्चन दे देता है। मतलब इसका मैं आपको बताऊं ना पहले, लिखा हुआ भी है। हम्म, चलो मैं जरूर बता देता हूँ कि जी आपका 1 से 30 तक तो वो कंट्रैक्ट की फॉर्मेशन बताता है। फिर क्या, कंट्रैक्ट की फॉर्मेशन की, कंट्रैक्ट कैसे बनता है। ठीक है। और उसके बाद फिर वो परफॉर्मेंस कंट्रैक्ट की आगे फिर बताता है कंटीजेंट कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट बताता है ये आपका 30 से 36 तक। और उसके बाद फिर वो बताता है परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रैक्ट ये आपका बताता है। ये 37 से फिर आगे जाता है, वही मतलब समझने की परफॉर्मेंस कैसे होती है। वो वैसे तो जनरली आपको हम कहें कि तो वो स्टार तक जाती है 67 तक। फिर आपका 67 तक वो जाती जाती है आपकी परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रैक्ट। अब वो कोशिश होती है कि जी पहले 30 से क्वेश्चन दे, वरना वो जो अगले उसके फेवरेट टॉपिक होते हैं वो यही, मतलब आपका कुसाई कंट्रैक्ट रहता है 68 से लेके 72 तक। फिर ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट वो 73 से 75 तक, तो वो उनमें से ज्यादा देता है। चलिए ये मैं आपको फिर क्लास में बताऊंगा कि डिटेल क्या है। एनीवे ये कंट्रैक्ट है। फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसमें भी वो राइट्स, सेलर के राइट्स क्या हैं और परचेजर के राइट्स क्या हैं, डिफेक्टिव सेल हो तो इस तरह वो सारी चीज़ें बताता है। फिर आ जाता है पेपर 2। पेपर 2 में मोमदन लॉ रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट में वो जो कहता है कि जी कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं,
वो 17 में बताता है। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स 18 में बताता है। अगर वही डॉक्यूमेंट जो कंपल्सरी रजिस्टर ना करवाएं तो उसका इफेक्ट क्या होगा? तो उसका इफेक्ट वो 49 में बताता है कि जी अगर बोर्ड नहीं करवाएंगे तो उसका इफेक्ट ये है कि जी वो उसको आप एविडेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वो आपका राइट भी क्रिएट नहीं करते। तो वो आपको आप उसको एविडेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उसको एविडेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। उसके बाद फिर वो आगे मतलब यही वो ये भी बताता है कि जी प्लेस कहाँ पे, आप रजिस्टर कहाँ पे करवाएंगे, रजिस्टर कौन करवाएगा। और उसके बाद फिर 72 से 74 तक वो कि जी अगर वो रिफ्यूज कर दे रजिस्ट्रार, अगर आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर दे तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है, फिर आप उसके खिलाफ अपील भी फाइल कर सकते हैं। वो आगे फर्दर बताता है। लिमिटेशन एक्ट में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो सेक्शन 9 पे वो बार बार क्वेश्चन देता है कि जी वंस टाइम बिगन्स टू रन, नो सब्सिक्वेंट इनेबिलिटी डिसेबिलिटी टू सू स्टॉप इट। कि जी एक दफा जब टाइम स्टार्ट हो जाए तो फिर टाइम नहीं रुकता। नो पे क्वेश्चन बार बार देता है। आप पे आपके पास भी आ चुका है पहले कि जी वो नो पे क्वेश्चन बार बार आ चुका है। ठीक है, इसी तरह फिर वो अकनॉलेजमेंट पे भी वो क्वेश्चन 2 दफा दे चुका है। अकनॉलेजमेंट पे 19 पे है कि जी अगर अकनॉलेज कर लें तो टाइम पीरियड वहीं से स्टार्ट हो जाता है। वरना वो 6 7 8 लीगल डिसेबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाता है, या फिर वो कंडोनेशन ऑफ डिले, या 5 और 14 का वो फारिक भी पूछ चुका है। ठीक है, ये ना मैं आपको बना के दिया हुआ है। पंजाब में जो वो मतलब 2017 में ही सिलेबस चेंज हुआ था पंजाब में। पहले पंजाब में 2 पेपर होते थे, अब 2017 में फिर पंजाब में अब 7 पेपर कर दिए हैं। इसी सेम इसी तरह, एक इंग्लिश उर्दू जीके और 4 लॉ के। तो सिविल लॉ के, एक जनरल लॉ और एक क्रिमिनल लॉ। ठीक है, तो ये उसमें रिपीट कर चुका है। ठीक है, इसी तरह फिर स्पेसिफिकली फैक्ट के ये इंपॉर्टेंट सेक्शन बताए गए हैं कि जी उसकी वो मतलब जो है ना 2 दफा उसने डिस्क्रिशन पे पूछा है कि जी ये आपका जो रिलीफ है डिस्क्रिशनरी है, लेकिन कोर्ट जब डिस्क्रिशन इस्तेमाल करेगी तो कोर्ट अनफेयर एडवांटेज नहीं देगी और हार्डशिप नहीं क्रिएट करेगी डिफेंडेंट के लिए। इसी तरह फिर अगर सब्सटेंशियल लॉस हो रहा है प्लेंटिफ को तो वो लाजमी डिक्री करेगी। ठीक है, मतलब 3 सिचुएशन बताता है। 2 सिचुएशन ऐसी जब डिक्री नहीं करेगी और एक सिचुएशन ऐसी जब कोर्ट डिक्री करेगी। ठीक है, इसी तरह फिर वो इंजंक्शन से तकरीबन 3 4 दफा पंजाब में पेपर दे चुका है इंजंक्शन में। ठीक है कि जी टेम्परेरी परमानेंट इंजंक्शन, और इंजंक्शन कब रिफ्यूज हो जाता है, नहीं मिलता, और उसके बाद वो काइंड्स एंड डिफरेंसेस ऑफ इंजंक्शन। क्वेश्चन है किसी का? चलें, इसको माइक ऑफ रखें काइंडली। चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मतलब जनरल किसी का क्वेश्चन हो तो। सर ये आप पंजाब की बता रहे हैं, हम तो केपी के, तो क्या केपी के साथ ये सिमिलरिटीज रखती है या इसी या अलग हमारे लिए आप सिलेबस को ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आप तैयार करेंगे, इससे हट के जाएंगे या यही तैयार करने केपी के लिए भी? देखिए ना नाम इंजमाम साहब, इंजमाम साहब जो इन सब आपका ना इम्पोर्टेंट है ना, मतलब इम्पोर्टेंट पंजाब के लिए भी वही है, केपी के लिए भी वही है। मतलब अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो 154 से लेके 265 तक, मतलब एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद रिमांड, डिस्चार्ज, चालान, इंक्वायरी एज टू जुरिस्डिक्शन, और उसके बाद फिर कंप्लेंट, फिर चार्ज, फिर ट्रायल्स, ये 154 से 265 तक बता रहा है। तो ये केपी के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंजाब के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब मेन सब्जेक्ट वही है। मैं आपको बार बार कहूँ ना कि जी जो आपका पेपर 1 है सिविल लॉ का, उसमें आपकी सीपीसी मेन है। पेपर 2 आप देखें तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट इम्पोर्टेंट है। और पेपर 3 देखें तो फिर आपका वही वो जो है वो आपका सीआरपीसी पीपीसी होगा। पेपर 4 इस्लामिक लॉ है। पेपर 5 आपका क्यूएस होगा। ठीक है, ये ठीक है मतलब चलो। मेन जो टॉपिक्स है ना वो एग्जामिनर जब पेपर बनाएगा तो पास्ट के पेपर दे के रख के बनाता है, और पास में यही ठीक है सर। रिपीट हो रहा है। मतलब मैं आपको बताऊं ना क्यूएस हुआ तो क्यूएस में वो उसका मोस्ट हार्ड फेवरेट जो टॉपिक होगा वो एक्सपर्ट ओपिनियन होगी।
प्रूफ ऑफ हैंड जी सर। राइटिंग, और उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस उसका हार्ड टॉपिक होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उसका हार्ड टॉपिक होगा, और उसके बाद वो जो है रेलिवेंसी मतलब कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस, या रेलिवेंसी में आपका आईडी परेड, प्ली एफ एली भाई, ये जो है ना उसके हार्ड टॉपिक होंगे। ये जैसे देखे ठीक है ना, सर, दूसरी बात ये। मैंने मैंने बताया हुआ है। ये ठीक अब है सर, ये ये अगर दूसरी बात। बनाएगा ना क्यूएसओ का, तो क्यूएसओ में वो रेलिवेंसी, एक्सपर्ट ओपिनियन, प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस, बर्डन ऑफ प्रूफ, और ये उसके हार्ड टॉपिक होंगे, मतलब इनमें से ही उसकी कोशिश होगी कि जो वो बनाएगा। ओके सर, दूसरी बात ये सर कि हमारा जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न है, वो प्रीपोजिशन नहीं है जिस तरह पंजाब के, हमारा वो कम्प्लीटली अलग है, तो इसका क्या बने? आपके तो बहुत आसान आते हैं, मैं आपको पास पेपर दिखाता हूँ, आप सुन तो लें। अब आप थोड़ा वेट करें, मैं आपके पास पेपर दिखाता हूँ, मैं प्रोविजंस भी बताता हूँ। आपके बहुत आसान पेपर आते हैं, ला के बहुत आसान आते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लें। मतलब ओके ये जो मैं सर। आपको कह रहा हूँ ना कि ये आपने अच्छी तरह गौर से पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपको मैं बता भी रहा हूँ कि जी हमने क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि जी क्या पढ़ना है, मतलब मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ तो इनको आपने अच्छी तरह देखना है, ठीक है। फिर कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर आपका एक टाइम टेबल में आपको बताऊंगा कि जी इसके अकॉर्डिंग चलें। और उसके बाद फिर हम आएंगे कि जी पास पेपर्स पे और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चले, ये आपकी ना कंप्लीट है, मतलब फिर इसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको लाजमी एड्रेस करूंगा, ठीक है। चले आगे कहता है आपका वही ये स्पेसिफिकली पकड़ गया। फिर आगे पेपर आपका 6 होगा आपका क्रिमिनल लॉ का। क्रिमिनल लॉ का वो पीपीसी है। तो पीपीसी के मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कहूँ ना, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो वो 96 से 106, ठीक है। या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जी 76 से 120, मतलब 76 से 120 में वो आपका जनरल एक्सेप्शन भी आ जाती है, मतलब 76 से लेके 95 तक जनरल एक्सेप्शन है। फिर आपके अबैटमेंट है वो सेक्शन 107 से लेके 120 तक अबैटमेंट है, और सेल्फ डिफेंस 96 से 106 तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर वो आपका ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, उसमें हर्ट या मर्डर से क्वेश्चन देता है। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी मतलब उसके वो थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और चीटिंग, फॉल्स मिसचीफ, ये आपकी ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आएंगे, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे। देखें ना 511 सेक्शन हम क्यों क्यों पढ़ेंगे। हम देखें 160 से लेके 200, 160 से लेके सेक्शन 300 तक, ठीक है, वो नहीं पूछता, ऐसे क्वेश्चन देता ही नहीं है, तो हम वो क्यों पढ़ेंगे। हम ये मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छी तरह पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छी तरह पढ़ेंगे। इसी तरह सीपीसी सीआरपीसी है। तो सीआरपीसी से वो जो बार बार क्वेश्चन देता है कि जी स्टार्ट से वो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड दे देता है, और क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोड्स, पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोड्स, वो आपकी फिर वो पावर्स बताता है 28 से लेके 35 तक, ठीक है, 28 से लेकर 35 तक। ये उसके बाद फिर वो अरेस्ट कैसे किया जाता है, और उसके बाद उसको मतलब उसको प्रोक्लेमेशन कैसे होती है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कैसे होती है, और उसकी प्रॉपर्टी रिलीज कैसे होती है। ऑफेंस एज टू ब्रीच ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ब्रीच ऑफ पीस एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से अगर ब्रीच ऑफ पीस हो तो फिर 145 आ जाता है। ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आपका इन्हीं में से वो क्वेश्चन देता है। ये आपका एफआईआर से लेके ट्रायल तक है, ठीक है। और उसके बाद ये 440 से लेके 431 तक अपील है, फिर 435 से लेके 440 तक रिवीजन है, अपील रिवीजन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिविल जज के पंजाब में देखें तो ये पहले वो रिपीट कर चुका है। इसी तरह वो देखें ना कि जी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले देखें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जी एफआईआर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन आपकी समझ लें कि जी 160 से लेके ना 160 से लेके आ, ये सारी इन्वेस्टिगेशन में ही जाता है 173 तक, ठीक है।
रिमांड भी उसी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। रिमांड मतलब जब अरेस्ट करते हैं तो रिमांड के दौरान पेश करते हैं, और रिमांड 15 दिन से ज़्यादा नहीं होता। वुमेन का रिमांड कत्ल और डकैती के अलावा नहीं होता। रिलीज जब इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर मुलजम को पता चलता है, आईओ को लगता है कि जी ये मुलजम के खिलाफ कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तो उसको रिलीज कर देगा, वो फॉरवर्ड नहीं करेगा। इस तरह चलान आ जाएगा। इंक्वायरी एज टू जुरिस्डिक्शन कि जी ऑफेंस अगर हुई है पिशावर, तो ट्रायल भी पिशावर ही होगा। ये जनरल रूल बताता है 77 में, 177 में। फिर आगे उसकी एक्सेप्शन बताता है 1878, कहता है कि जी गवर्नमेंट भी आगे कहीं पे ट्रांसफर कर सकती है। 178, 179 में कहता है कि जी जो अगर एक जगह पे ऑफेंस हुई है, दूसरी जगह पे उसकी कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, मतलब पिशावर में हर्ट किया है और मदान उसकी डेथ होती है, तो पिशावर भी हो सकता है और मदान भी हो सकता है। ठीक है। ये 179 में कहता है। 180 में कहता है कि जी एक जगह पे बेटरमेंट हुई है, दूसरी जगह पे कमीशन हुई है, तो जहाँ बेटरमेंट हुई है, जहाँ कमीशन हुई है, दोनों जगहों पे हो सकता है। 181 में कहता है कि जी जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, तो जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी दी गई है अमानत के लिए, और जहाँ रखी गई है, और जहाँ पे इस्तेमाल की गई है, हर वो जगह पे हो सकती है। 182 में कहता है कि जी एक मतलब सेवरल जगहों पे हुई है, तो वो हर जगह पे, सेवरल जगहों पे एक्टिव हुए हैं, तो वहाँ हर जगह पे हो सकता है। 183 में कहता है जर्नी के दौरान हुआ है, तो वो जहाँ पे वो स्टेशन होता है वहाँ पे हो सकता है। 185 कहता है कि जी अगर डाउट है तो फिर हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि कहाँ पे हमने ट्रायल करना है। तो ये इंक्वायरी एज टू जुरिस्डिक्शन है। फिर कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट लेता है। फिर कंप्लेंट है 200 से 204 तक। फिर इसी तरह चार्ज है। चार्ज के दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो पूछ लेता है इसेंशियल ऑफ चार्ज, वो 221 से लेके आप कह लो कि जी 224 तक है। इसेंशियल के चार्ज में क्या क्या होता है, टाइम होता है, प्लेस होती है, और लॉ होता है, ऑफेंस होती है। ठीक है। और किस लॉ के तहत हुई है, और किस सेक्शन के तहत है, ये इसेंशियल में पूछता है। फिर उसका दूसरा आता है ज्वाइंटर ऑफ चार्ज। ज्वाइंटर ऑफ चार्ज 233 में बताता है। और जनरल रूल है कि जी 233 में बताता है कि जी जनरल रूल है कि जी एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस शैल बी चार्ज एंड ट्राइड सेपरेटली। चार्ज एंड ट्राइड सेपरेटली। ठीक हो गया। आगे कहता है कि जी आपका वो, फिर इसकी वो ज्वाइंट ऑफ चार्ज में एक्सेप्शन बताता है कि जी हाँ 234 में चार्ज हो सकता है। मतलब ज्वाइंट चार्ज भी हो सकता है अगर एक पर्सन ने एक साल में 3 ऑफेंसेस कमिट किए हैं सेम काइंड की, तो हो सकता है। सेम ट्रांजैक्शन में आ रहा है तो हो सकता है। अगर डाउट है 236 के तहत, तो वो सारी ऑफेंसेस भी एक साथ ट्राई हो सकती है। इसी तरह फिर ट्रायल है। ट्रायल भी आपका, ट्रायल इसमें 3 ट्रायल आ जाते हैं आपका, मजिस्ट्रियल ट्रायल, समरी ट्रायल और सेशन ट्रायल। तो ये तो आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह करना है। ठीक है। फिर इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में वो सोर्सेज दे देता है। इजमा पे 2-3 दफा क्वेश्चन आ चुका है। कियास पे आ चुका है, मतलब एनालॉजी इसको कहते हैं। एनालॉजी इस पे क्वेश्चन आ चुका है। इज्तिहाद ये। आगे जो है ना क्यूएसओ, क्यूएसओ में आपका रेलिवेंसी, एक्सपर्ट ओपिनियन। ठीक हो गया। ये आपका आ रहा है क्यूएसओ में कि जी आपका रेलिवेंसी, मतलब इसमें आप देखें ना 3 और 17 भी आ जाएगा। 3 और 17 के जी आपका 3 बताता है कि जी आपका कंपिटेंस है विटनेस, और 17 बताता है नंबर ऑफ विटनेसेस। फिर ये रेलिवेंसी बताता है। फिर ये आपका 59 से 65 एक्सपर्ट ओपिनियन है। ये 70 से लेके 76 तक, 71 ओरल एविडेंस, और 72 से 76 तक प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस, और इसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये है आपका सिलेबस। ये आपका सिलेबस। ठीक है। अब अब आपको पता चल गया कि जी ये सिलेबस है, तो आपने इसको पढ़ना है। इसको आपने पढ़ना है, और मतलब हमें पता चल गया कि जी सिलेबस क्या है और हमने क्या पढ़ना है। सिलेबस क्या है और हमने क्या पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बताता हूँ। मतलब देखिए ना, हर सेक्शन में कीवर्ड्स होते हैं। हर सेक्शन में मतलब पूरा सेक्शन हम लिख सकते हैं नहीं। आपको बेयर एक्ट भी देंगे, तो आप बेयर एक्ट में देख के भी आप नहीं लिख पाएंगे। मतलब बेयर एक्ट से अगर लिखते रहे तो आप पेपर नहीं कर सकेंगे। बेयर एक्ट आप देखते रहे तो कभी भी आप पेपर नहीं कर सकेंगे। पेपर तो वो बच्चा करके आएगा जो मतलब पहले तैयार करके जाएगा, जो पहले तैयार करके जाएगा। तो फिर आपने
मतलब पहले तैयार करके जाना है। आपको बेरक दें भी देना तो आपने इस साइड पे रख देने हैं। आपने अगर बेरक देते रहे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जी आप पूरे 5 क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे, और वो वैसे नहीं कर सकेंगे अगर जैसे करना होता है। ठीक हो गया। अब यही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सपोज के हमने क्या पढ़ना है, मतलब इसके देखें। अब हमें ना मतलब जैसे ये है रिमांड, ठीक है। रिमांड है तो वो रिमांड देखें तो वो रिमांड पे गुलाम सर का केस है आज तक, ये मतलब कोई 40 साल होने वाले हैं, बल्कि हो गए हैं। ये यही केस चल रहा है, ठीक है। मतलब ये इसमें जो प्रिंसिपल सेटल किए गए हैं कि जी वही प्रिंसिपल ही चल रहे हैं रिमांड के। तो वो रिमांड के प्रिंसिपल पूछता है तो वो अपने इसमें ही बताया गया कि जी रिमांड देते वक्त वो पुलिस डायरीज पढ़ेगा, और रिमांड जो है ना मैकेनिकल बेस पे नहीं देगा, प्रोसिक्यूशन को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं देगा। रिमांड जो है वो देखेगा तो पहले प्रोग्रेस हुई है तो फिर रिमांड देगा। रिमांड लीस्ट मिनिमम टाइम के लिए देगा, मतलब 2 दिन 4 दिन। ये नहीं है कि जी 15 दिन दे सकता है तो 10 दिन दे दे, ऐसा नहीं है। कम से कम टाइम के लिए देगा रिमांड। और रिमांड जब देगा, सपोज के 3 दिन दिए हैं, फिर वो वापस आए हैं, 3 दिन में उन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई तो फिर रिमांड नहीं दिया जाएगा। तो इसी तरह वो कहता है आपका कि जी ये प्रिंसिपल्स हैं। और ये बता रहे तो फिर वो बताएगा जी इन्वेस्टिगेशन रिमांड के ग्राउंड्स क्या है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई और एक्यूजेशन वेल फाउंडेड है तो फिर रिमांड दिया जा सकता है। रिमांड के जो ग्राउंड पूछता है तो फिर एक्यूजेशन वेल फाउंडेड है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई और रिकवरी अभी होनी है। ठीक है। रिमांड कौन दे सकता है, तो ये देखें रिमांड 15 दिन से ज्यादा नहीं होता, तो वो 14 दिन क्यों लेके आते हैं, क्योंकि 24 घंटे वो पहले रख चुके होते हैं। इसी तरह अगर देखें तो फीमेल का रिमांड नहीं होता कत्ल और डकैती के अलावा। कत्ल डकैती में हो सकता है वरना फीमेल का रिमांड नहीं होता। मैं कह रहा हूँ कि जी आपने ना देखें, अब 169 पढ़ रहे हैं तो वो सारा थोड़ी पढ़ना है। मतलब फिर 169 में कहता है कि जी अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है तो वो अक्यूज को वो फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, बल्कि अक्यूज को रिलीज कर दिया जाएगा। क्या? अक्यूज को रिलीज कर जाएगा। तो ये आपके कीवर्ड्स है। जब आपने पढ़ना है ना तो आपने कीवर्ड्स देखना है कि जी आप वो सेक्शन में क्या कह क्या रहा है, वो सेक्शन में कह क्या रहा है। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर मतलब बाकी हम साथ साथ आपको बताएंगे। ठीक हो गया। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, एनी वन एनी क्वेश्चन, एनी वन एनी क्वेश्चन। हाँ जी खुरम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, वैसे तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है, लेकिन मुझे काइंडली बताइएगा। पेपर में जब कोई भी सवाल आता है किसी प्रोविजन से रिलेटेड, जिसमें हमने कोई प्रोविजन का जिक्र करना होता है, तो सर क्या उस प्रोविजन को एज इट इज लिखना जरूरी होता है, या हम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 252 करके तो उसका क्रक्स लिख सकते हैं उस क्रक्स जगह लिखना पे? है सर, क्रक्स लिखना है। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि जी मैंने आपको दिया ना ये रिमांड, तो मैं अगर रिमांड लिखने बैठूँ ना तो मैं कहूँगा कि जी रिमांड जो है मुझे स्टेट फर्स्ट क्लास देता है। ठीक है, ये मुझे बता रहा है। रिमांड फर्स्ट राइट क्लास सर। देता है। रिमांड उस वक्त मिलता है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, और रिमांड उस वक्त मिलता है जब एक्विजिशन वेल फाउंडेड हो, मतलब उस पे इल्जाम के लिए हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल हो, सफिशिएंट इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल हो। ये मैं लिखूंगा। फिर मैं उसमें लिखूंगा कि जी रिमांड जब देगा तो वो रीजन लिखेगा। उनकी जाती अम्मी को। रिमांड जब देगा तो रीजन लिखेगा। फिर वो 4 में कहता है कि जी जब रिमांड देगा तो वो सेशन जज को कॉपी भेजेगा एक। जिनके माइक आने वो आप कर दें। आपने ना उसका वो राइट प्रिसाइज सर। लिखना है। खुरम साहब करें करें क्वेश्चन करें। खुरम साहब चले, मैं आपका जो क्वेश्चन था ना वही कि जी आपने मतलब देखना है कि क्वेश्चन मतलब 3 में कहता है कि जी वो जब लेगा तो रीजन रिकॉर्ड करेगा, और उसके बाद 4 कहता है कि सेशन जज को कॉपी देगा। वुमन का डिमांड कत्ल डकैती के अलावा नहीं होता। तो ये इस तरह आपने सर क्रक्स सेकंडली लिखना है। जी जी। सर सेकंडली मेरा क्वेश्चन ये है कि जजमेंट लिखना कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन में, और अगर उसको लिखना है इम्पोर्टेंट है तो सर उसको लिखने का तरीका क्या है? कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सर, आप रेलिवेंट ला लेके आएंगे तो
पास होंगे, गारंटी के साथ कहता हूँ। मैं ना बच्चों को डिस्करेज करता हूँ, मैं कहता हूँ जजमेंट आपने पढ़नी ही नहीं है, जजमेंट से आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है, नहीं लिखना। अगर लिखेंगे बिल्कुल ना ठीक तो है। आप वो लिखें जो बिल्कुल आपने सही पढ़ी हुई है कल के, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है ना तो आप जजमेंट लेके आते हो तो फिर आपको कहते हैं अच्छा बेटा क्या बात है आपने जजमेंट लिखी है, इस जजमेंट में क्या हेल्ड किया है, किसकी जजमेंट है, कौन इस जजमेंट का आथर है, और इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स हेल्ड किए गए हैं। आप तो जस्ट गाइड से देखा होता है तो फिर फंस जाते हैं। तो जजमेंट ना लिखें, आप बेरैक्ट लेके आएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पे पास हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं ना, मेरे मतलब पंजाब में भी मैं खुद भी पेपर दिए हैं, मतलब मैं जजमेंट नहीं लिखता तो फिर वो पास कर देते हैं, जजमेंट ना भी लिखे तो पास कर देते हैं। मतलब मैं आपको दिखाऊं ना, ये क्वेश्चन है 2020 में उन्होंने क्वेश्चन दिया है लिमिटेशन में, एक्ट में, कहते हैं कि जी आपने क्वेश्चन लिखना है, मतलब आपने लिखना है आ, वो लिखना है आपका, क्वेश्चन दिया था वंस टाइम बिगन्स टू रन नो सब्सिक्वेंट इनएबिलिटी और डिसेबिलिटी टू सू स्टॉप इट, ये क्वेश्चन आया है। अब इस पे उसने कहा कि जी प्रेसिडेंट के साथ लिखे, मतलब जो पहले प्रेसिडेंट हेल्ड हो चुका है उसके मुताबिक लिखे। मैंने खुद पेपर दिए, मैंने कोई प्रेसिडेंट नहीं लिखा, वो पास था, राइट सर। मेरा पास था। देखें ये कहता है, ये क्वेश्चन है कि जी एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ एंड जजमेंट लेड ऑन बाय सुपीरियर कोर्ट्स। तो मैंने जनरल जो राइट सर। है ना वो लेके आया था कि जी वंस टाइम बिकम्स स्टूडेंट नो सब्सिक्वेंट इनएबिलिटी और डिसेबिलिटी टू सू स्टॉप इट। अब ये मैंने लिखा है, फिर मैंने इसकी एक्सेप्शन बताई है कि जी हाँ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसकी एक्सेप्शन हो सकती है। फिर सेक्शन 12 कि जी जितनी देर आप नकल लेते हैं उसके लिए वो एक्सेप्शन में आ जाता है। सेक्शन 13 जितनी देर डिफेंडेंट बाहर है वो आप एक्सेप्शन में आ जाता है, वो टाइम रुक जाता है। जब आप रॉन्ग फोरम पे चले गए टाइम रुक जाता है। फिर जब 15 के तहत अगर कोर्ट से आप किसी ने आपके सूट का स्टे ले लिया है तब वो टाइम रुक जाता है। अगर 15(2) के तहत, सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 लिमिटेशन एक्ट के तहत अगर आपका कोई नोटिस देना जरूरी है, जैसे गवर्नमेंट के सूट के में हम 80 सेक्शन 80 के तहत 60 दिन का नोटिस देते हैं तो वहां पे भी टाइम रुक जाता है। फिर सेक्शन 16 कहता है कि जी अगर वो से पोजेशन का दावा करना है और एग्जीक्यूशन ही में आपकी सेल स्टे हो गई है तो अब भी आप टाइम स्टॉप हो जाता है। अब इसमें नई जरूरत है, मतलब आप बेरक्ट सोफियंट है, कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे ना, मैं आपको आपके पेपर दिखाता हूँ, वो कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे बेरक्ट लेके आएंगे, कभी भी आप फेल नहीं होंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। राइट ये सर। सर ये जो प्रिंसिपल है ये आप पंजाब और केपी दोनों के बारे में बता रहे हैं पेपरों के? मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको ना पास मैं कहता हूँ ला आपका फेल नहीं होगा, जैसे मैं कहूंगा ना वैसे फेल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मैं ना ठीक है देखें सर। खुरम साहब अभी लेंथी हो रहा है क्वेश्चन, आप किसी भी जिना एकेडमी के किसी भी क्वेश्चन बच्चे से पूछें, मतलब जो भी बच्चा है जिसने 6 महीने क्लासेस ली हैं और 6 महीने प्रॉपर टेस्ट देता रहा हो, और वो कहेगा जी मैं फेल हुआ हूँ ला में, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ऐसा राइट नहीं सर। होता, बेरक्ट सही पढ़ें और रेलिवेंट लेके आए बस। मैं अभी अपना पास पेपर आपको दिखाता हूँ, फिर वो आपको बताऊंगा ये आंसर ये ऐसे है, ये लेके आएंगे तो कभी भी वो फेल नहीं कर सकता राइट बस। सर। चले आगे जी, आपका हमारे सेमिनार का जो टाइम भी है वो अब हम टाइम में चलेंगे। आगे जी टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल मैंने आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये टाइम टेबल है, ठीक है। अ, इसका ना मैंने ला आपका बनाया हुआ है कि जी मेजर सब्जेक्ट आपके यही जो है ना, मैं कहूँ कि जी चलो ठीक है, आपका मेजर सब्जेक्ट में ये मेजर सब्जेक्ट हैं सीपीसी, पाकिस्तान पिनल कोड, सीआरपीसी और क्यूएसओ, ये आपके मेजर सब्जेक्ट हैं। माइनर सब्जेक्ट में आपका कंट्रैक्ट एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, फैमिली लॉज है, और ये माइनर है, मतलब आपका कोर्ट फीस एक्ट है और आपका लैंड एक्ट नहीं है, जुनल नहीं है, ये आपके मेजर हैं। और इसमें अगर हम देख लें तो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इस तरह ये माइनर है, ठीक है, ये माइनर है। आपने ना मेजर एक्ट को डेली, मतलब जो क्लास का होगा वो तो करना ही करना है, बाकी मतलब मेजर एक्ट को आपने कोई 2.5 घंटे पढ़ने हैं, माइनर एक्ट 1.5 घंटा या 1 घंटा लगाएं काफी है।
सबसे ज्यादा ना आपने टाइम देना है इंग्लिश को। इंग्लिश आपने जो, जैसे वो करेक्शन बताता है, ये आपने डेली बेस पे करनी है। कोई एक पेज ऐसे का डेली बेस पे लिखना है। ठीक है। जो वीकली है, वीकली आप एक प्रेसी दो प्रेसी कर लें सफिशिएंट है। वीकली आप दो प्रेसी करते हैं बहुत है। ऐसे आपने डेली एक लिखना है। बाकी जो ग्रामर है न, ग्रामर आपकी ये जैसे वोकेबलरी है आपके, तो 15 नंबर वो वोकेबलरी के आ जाते हैं। ठीक है। तो वोकेबलरी आपने वो डेली बेस पे देखनी है। इस तरह, इसी तरह उर्दू, उर्दू पास हो जाता है, उर्दू को आपने डेली बेस पे देखना है। जीके मेन है। जीके मैं इधर 2 घंटे लिख रहा हूँ, 1 घंटा लिख रहा हूँ, आपने इसको, इसका टाइम बढ़ा देना है, 2 घंटे करना है। ठीक है। तो इस तरह आपने टाइम रखा, मतलब डेली, मतलब एकेडमी के अलावा, क्लास वर्क के अलावा, अगर आप डेली मेजर एक्ट, माइनर एक्ट, इंग्लिश, उर्दू, जीके, ये कुछ 9 घंटे पढ़ते हैं ना, तो आपको खुद फीलिंग्स आएंगी। कोई 10-15 दिन आप ये रूटीन बना लें तो आपको खुद फीलिंग्स आएंगी कि जी आपको जज बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको जज बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। तो ये मैं आपको टाइम टेबल भेज भी दूंगा। फिर नेक्स्ट है आपका शेड्यूल में कि जी पास पेपर। आपके पास पेपर मैं पहले 21 के देखता हूँ, फिर हम देखते हैं 22 के। 21 के आप देखिए ना, आपका जैसे QSO है, आप ये साथ रखें तो फिर आप इसमें लिख भी लें। कहता है व्हाट इज प्रिविलेज ऑफ विटनेस, व्हाट इज प्रिविलेज कम्युनिकेशन। मतलब प्रिविलेज कम्युनिकेशन को कहते हैं कि जी एक प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन। प्रिविलेज कम्युनिकेशन 4 से 14 में आता है, सेक्शन 4 से 14 में। 4 में कहता है मजिस्ट्रेट को बाउंड नहीं किया जा सकता कि जी अपने कंडक्ट के बारे में बताए। 5 में कहता है कि जी मैरिज के दौरान कोई बातें हुई है तो वो नहीं बता सकते। 6 में कहता है कि जी अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड को आप, कोई डॉक्यूमेंट है तो वो नहीं बता सकते। 7 में कहता है कि जी आपका कोई ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में आपको कुछ कहा जाता है तो वो नहीं बताएगा। 8 में कहता है कि जी मुखबिर खास के बारे में नहीं बताता। मतलब पुलिस और मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जाएगा कि जी वो बताएं वेंस ही गॉट दी इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस। 9 में कहता है कि जी जो आप वकील को इंफॉर्मेशन देते हैं, जो वकील को डॉक्यूमेंट देते हैं, या वकील आपको जो कोई एडवाइस देता है, तो वो आप मतलब वकील कंपेल नहीं कर सकते, वकील को आप कंपेल नहीं कर सकते कि वकील वो बताए। मतलब जो इंफॉर्मेशन, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और एडवाइस। इसी तरह फिर वो 10 में कहता है कि क्लर्क में भी, या 11 में कहता है वकील को अगर एज ए विटनेस बुलाते हैं तो उतनी गवाही देगा जितनी पार्टी कंसेंट देगी। 12 है लीगल एडवाइजर के लिए, 13 है पार्टी। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि जी ए क्लाइंट says to be an advocate, I wish to obtain possession of property by the use of forged deed on which I request you to so, the communication being बिटवीन इज प्रिविलेज्ड और नॉट। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये प्रिविलेज्ड नहीं है। आप देखें ना, कहता है कि जी आप, ये मैं दिखाऊं आपको कि जी आपकी वो कम्युनिकेशन मतलब प्रिविलेज है जो आप वकील को इन्फॉर्मेशन देंगे, या वकील को कोई कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट देंगे, या वकील कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट देंगे, या वकील कोई आपको एडवाइस देता है तो वो प्रिविलेज्ड है। इसकी फिर एक्सेप्शन बताता है कि जी अगर आप क्रिमिनल पर्पज के लिए कोई इस्तेमाल करते हैं, या वकील ऑब्जर्व करता है कि जी आपने क्राइम कमिट किया है, तो वो प्रिविलेज नहीं है, वो प्रिविलेज नहीं है। ठीक है। ये ना ये अक्सर मतलब QSO मसला करता है। मेरी एक स्टूडेंट है जो इस वक्त एज ए प्रोसिक्यूटर काम कर रही है, ये सैर शरफ पंजाब में, फैसलाबाद में। तो वो कहते हैं सर मैंने 12 दफा QSO पढ़ा, कभी भी मुझे समझ नहीं आया, आपने पढ़ाया और समझ आ गया। अब देखें, कहता है कि किसी वकील को परमिशन नहीं होगी कि वो गवाही दे। ठीक है। किसके लिए? जो कम्युनिकेशन वकील को बताएगी कि जी वकील को आगे बताएं कि जी मैंने मर्डर किया है, या वकील को आगे कोई डॉक्यूमेंट दें, मतलब तस्वीरें वगैरह दें, या वकील कोई आपको एडवाइस देता है तो वो आपको, वकील को परमिशन नहीं है कि वो आके उसके बारे में एविडेंस दे। हाँ, अगर कोई आपने फर्दरेंस ऑफ इलीगल पर्पज में किया है, तो वो इलीगल पर्पज है कि जी मैं फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाता हूँ और पोजेशन लेता हूँ, तो ये कोई बताएगा तो वकील इसी के तहत वो कम्युनिकेशन डिस्क्लोज कर सकता है। ये प्रिविलेज्ड नहीं है। अब इसको इस तरह आप पढ़ेंगे तो कमाल हो जाएगा। अब ये आपके पास बेरक्ट भी हो तो आप बेरक्ट को क्या करेंगे बताएं? कुछ भी नहीं करेंगे, आप देखते रह जाएंगे। अब ये जो है ना, ये मतलब जो ये प्रपोजिशन बनाई हुई है,
प्रेपोजिशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? प्रेपोजिशन को सॉल्व करने का पहले आपने फैक्ट्स लिखने हैं, फिर उसका आपने आंसर देना है, फिर उसकी रेलिवेंट प्रोविजन लिखनी है, फिर उसका आपने रीजन लिखनी है। मैं आपको प्रेपोजिशन सॉल्व करने का कैसे प्रेपोजिशन सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये अगर ये क्वेश्चन है ना, तो आपने पहले लिखना है कि जी एक क्लाइंट आया, वकील को बताया कि जी मैं 4 डॉक्यूमेंट बना के लेता हूँ, ये आपने फैक्ट्स लिखने हैं। फिर कहता है कि क्या उसकी वो प्रिविलेज में आती है, मतलब ये देखें ना उसका क्वेश्चन आगे कि जी क्या उसकी कम्युनिकेशन बिटवीन द टू, मतलब वकील और क्लाइंट, इज प्रिविलेज्ड और नॉट। तो इसका हम एक लाइन में आंसर देंगे कि जी नो, मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन टू are not protected, are not comes within the ambit of privilege communication। ठीक है, फिर इसके हम रेलिवेंट प्रोविजन लिखेंगे तो सेक्शन 9 लिखेंगे, फिर सेक्शन 9 कंप्लीट लिखेंगे जो कहता है। ठीक है, उसके बाद फिर उसी सेक्शन 9 को हम लास्ट में एक पैरा लिख देंगे कि जी देखें, ये देखें लास्ट में मैंने एक पैरा लिखा है कि जी इस देयरफॉर के देयरफॉर, ये वो सेक्शन 4 कंप्लीट हो गया। तो जब वो मतलब क्रिमिनल पर्पज के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसको कम्युनिकेशन नहीं होगी। इस तरह बना के लिखेंगे तो वो कमाल, वो कहेगा कि जी बच्चा कमाल है। और ये सेटल्ड है, पंजाब में भी ऐसे करते हैं, आपने प्रपोजिशनल क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आगे को क्वेश्चन कहता है कि जी आपका व्हाट इज द मीन बाय जजमेंट इन रेम एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस जजमेंट इन जजमेंट कोड ऑफ जस्टिस रेलिवेंट। जजमेंट रन होती है कि जी अगेंस्ट द वर्ड, ये सेक्शन 55 बता रहा है कि जी जब कोर्ट को जजमेंट दे देती है तो आप वो जजमेंट आप रेलिवेंट हो सकती है। 55 में भी रेलिवेंट हो सकती है या 54 में भी रेलिवेंट हो सकती है। जब एक जजमेंट आई है, वो जजमेंट कोर्ट को प्रोसीडिंग लेने से रोकती है, मतलब जैसे राजू पे कटा है, आपका सूट डिसमिस हो गया है, आप फर्दर सूट नहीं फाइल कर सकते। फर्दर सूट फाइल करते हैं तो वही उस कोर्ट की जजमेंट हम आगे कोर्ट को बताएंगे कि जी ये नहीं कर सकता, तो वो आ जाएगा कि जी नहीं, मतलब वो सेक्शन 54 के साथ रेलिवेंट है। सेक्शन 54, 55, 56, 57, ये 4 सेक्शन लिखने हैं। अब इसमें आप बाकी चीजें लिखते रहेंगे तो वो कहेगा बच्चा मेच्योर नहीं है। ठीक है, अब इस पे 25 लिखना है। आगे जी आपका जैसे पीपीसी है, आप कहते हैं जी कंप्रिहेंसिव नोट एंड राइट टू प्राइवेट डिफेंस, तो आपने सिर्फ इसमें 96 से 106 तक लिखना है। अनलॉफुल असेंबली 141 में है, और वन ऑफेंस रिलेटिंग इम्पोज्ड ऑन द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, रिलेटिंग जब अनलॉफुल असेंबली का कोई मेंबर वेपन इस्तेमाल करे या वॉयलेंस इस्तेमाल करे तो उसको रेटिंग में आ जाती है। तो 141, 148, 148 लिखेंगे तो सफिशिएंट है। और डिफरेंस ये आपका रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है 339 में, रॉन्गफुल 340 में, और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है 339 में। ठीक है, इसी तरह वो कहता है ट्रायल का और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रायल कि जी ये 240 से लेके आपने 245 तक लिखना है बस। आगे फिर फर्दर 245 के बाद फर्दर 47 में कहता है कि जी स्टॉप कर सकते हैं, और मतलब विड्रा कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। और इसी तरह 239 ए में भी कहता है कि जी प्री मेच्योर ट्रायल का वो ना भी लिखे तो वो 240 से 245 तक आपका ट्रायल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आपके ना क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, बहुत आसान, मतलब मैं कहूँ कि जी जैसे ये है आपका, देखें आ चुका है ना परपेचुअल इंजेक्शन 54। 54 कहता है परपेचुअल इंजेक्शन कब दिया जाता है, ग्राउंड्स क्या है, तो सेक्शन 54 में बताता है कि जी जब परपेचुअल इंजेक्शन कब दिया जाता है, जब परपेचुअल इंजेक्शन तब दिया जाएगा जब ट्रस्ट का मैटर हो, या जब आपका वो मतलब अगर परफॉर्मेंस ना होने से एक्चुअल डैमेजेस को असरटेन करने का कोई पैमाना ना हो। ये दूसरी बताता है, या एक्चुअल डैमेजेस हम ले ही ना सकते हो, कैन नॉट बी गेट, या एक्चुअल डैमेजेस आर नॉट दी वो मतलब वो एडुकेट रिलीफ नहीं है, एक्चुअल कंपनसेशन इन मनी इज नॉट एडुकेट रिलीफ। तो ये आपका सिर्फ 54 पूछ रहा है, 54 को ही एक्सप्लेन करना है बस, मतलब 53 में उसकी डेफिनेशन बता देता है, और 54 में उसकी वो ग्राउंड बताता है। 53 और 54 लिखना है। इसी तरह कहता है व्हाट
remedy is available to person who is dispossessed from your property otherwise than due course of law। अब देखिए ना, क्लियर कह दिया अदरवाइज देन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। तो वो सेक्शन 9 पूछ रहा है, आपको डिस्पोजेस किया है। अब यहाँ पे कोई 8 लिखना लग जाए तो वो कहेगा कि बच्चा मेच्योर नहीं है, बच्चा मेच्योर नहीं है, बच्चे को क्वेश्चन ही समझ। अब ये एक पेज पे भी लिखेंगे तो वो सफिशिएंट होगा, एक पेज पे भी लिखेंगे तो वो सफिशिएंट होगा, एक पेज पे भी लिखेंगे तो वो सफिशिएंट है। तो सेक्शन 9 को आपने एक्सप्लेन करना है। सेक्शन 9 कहता है कि जी जब कोई पर्सन वो डिस्पोजेस होता है, अदरवाइज ड्यू कोर्स ऑफ लॉ होता है, विदाउट कंसेंट होता है, ठीक है, विदाउट कंसेंट, अदरवाइज ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, और वो डिस्पोजेस हुआ है, तो वो सूट फाइल कर सकता है। फिर वो आगे इसकी एक्सेप्शन बताता है कि जी हाँ, आप गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकते, और अगर सूट ये आपका डिसमिस हो जाता है तो इसमें अपील और रिव्यू भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपने सेक्शन 9 का बताना है, ठीक है। तो यहाँ तक अब किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए ना, आपके सर क्वेश्चन बहुत आसान आ रहे हैं जी। सर इस क्वेश्चन के साथ हम लोग इसकी क्रिमिनल रेमेडी लिख सकते हैं? मतलब ये तो हमसे सिविल में पूछा था ना। नहीं नहीं वैसे मैडम, भी। आपसे वो ये सीआरपीसी का क्वेश्चन नहीं है, ये आपसे पूछ भी ठीक है रहा है सर। वो स्पेसिफिक लीफ एक्ट में, वो जी सर। सेक्शन 9 के मुताबिक हमने लिखना है, स्पेसिफिक लीफ एक्ट के मुताबिक बस, ठीक है सर। ठीक है। तो हमें मतलब हमने रेलिवेंट लिखना है मैडम, हमने रेलिवेंट लिखना है। मैं फिर कहता हूँ एग्जामिनर मेच्योरिटी चेक करता है, मेच्योरिटी चेक करता है। मैं खुद भी पेपर चेक करता हूँ और पिछले 4-5 सालों से देख रहा हूँ, जब बच्चा इधर उधर लिखता है तो मुझे भी गुस्सा आता है कि जी ये पता नहीं क्या है, ये मतलब क्या चीज़ है जी। ठीक हो गया। आगे फिर मैं बता रहा था आपका, हाँ जी खुरम साहब, क्वेश्चन है कोई आपका? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ टीचर आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हम प्रोपोजिशन वाले क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस में रखा करें जब पेपर हल कर रहे होते जो हैं, या आपको जब। सही आता है ना वो करें बस, राइट सर। जो सही आता है वो करें, जो सही आता है वो करें बस। ठीक हो गया सर। हाँ, ठीक हो गया। चले आगे, मतलब देखे ना पेपर आपके बहुत आसान आ रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कि जी डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश, मतलब आपने सेक्शन के 10 और 11 को एक्सप्लेन करना है और उसका फर्क बता देना है। इसमें कहता है अपील रिव्यू रिवीजन, इसका मतलब अपील 96, 100 रिव्यू 114, रिवीजन 115, इनको आपने मतलब 96 लिखना है, 114 लिखना है, 115 लिखना है, और उसी को ही आपने एक्सप्लेन कर देना है बस। पेपर आपके बहुत आसान आते हैं, पेपर कोई मुश्किल नहीं। लेकिन व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 पूछ रहा है। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन वाइड कॉन्ट्रैक्ट, differentiate the contract with the wideable contract and valid contract and wide contract, wideable contract and wide contract। wideable होते हैं जिसमें आपकी फ्री कंसेंट नहीं होती, मतलब फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस होते हैं। और जो वाइड कंट्रैक्ट हैं वो जिसमें कोई वन ऑफ द एसेंशियल मिस हो, मतलब जिसको हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते, मतलब जिसमें वो ऐसा कंट्रैक्ट जो उसमें पार्टीज कम्पिटेंट ना हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट ना हो, लॉफुल कंसिडरेशन ना हो, फ्री कंसेंट ना हो, या लॉ ने डिक्लेयर किया हो ये वाइड है, तो ऐसे कंट्रैक्ट को हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये आपका ना सिंपल है और कुछ भी नहीं है। आपको ना मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जी आपने पेपर देखना है और पेपर के मुताबिक उसको आपने अटेम्प्ट करना है, जो पूछ रहा है ना उसके मुताबिक रहना है, मतलब जो पूछ रहा है वो लिखना है, जो पूछ रहा है वो लिखना है, इधर उधर आपने नहीं जाना, ठीक है ना। मतलब जैसे ये है पीपीसी, यदि वेरियस टाइप्स ऑफ कत्ल, तो आपने आपने वही 4 काइंड्स हैं, कत्ले खता, कत्ले बेसबब और कत्ले अमद, कत्ले शिबे अमद, ये 4 काइंड्स आपने लिखनी है, इसको आपने एक्सप्लेन कर देना है, ठीक हो गया। और उसके बाद वो कहता है कि जी सपोज के ये है कि जी पुलिस कब अरेस्ट कर सकते हैं, अरेस्ट विदाउट वारंट, तो वो आपने सिर्फ 54 नहीं लिखना, आप उसके साथ 54 के साथ 55 भी लिखना है, और उसके बाद 59 भी लिखना है, ठीक है। और इसी तरह एक और भी प्रोविजन है आगे, तो वो आपने लिखना है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, के प्रोसीजर आप विदाउट वारंट है तो कागनिजेबल ऑफेंस में तो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, और नॉन कागनिजेबल ऑफेंस में वो विद वारंट अरेस्ट करेंगे, ठीक है। आपने ना मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है वो आपको
चलें जी, आज हम लास्ट पढ़ते हैं कि जी आपका अटेम्प्ट पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। पेपर अटेम्प्ट जो है ना, मतलब फिर मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि जी जो आपसे पूछ रहा है ना वो आपने लिखना है। आपने आपसे जो कुछ भी पूछ रहा है वही आपने लिखना है। आपने इधर उधर जाना ही नहीं है। तब आपने उधर उधर नहीं जाना, मतलब जो पूछ रहा है ना वो आपने लिखना है। जो पूछ रहा है वही लिखना है। और तो अटेम्प्ट चलो जी। मैं ना हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जी जो आपने ना क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है। क्वेश्चन को आपने पार्ट में डिवाइड करना है, और उस जो भी पूछ रहे हैं ना उनको पार्ट्स में क्वेश्चन आंसर दे देना है बस। उसका पार्ट्स में आंसर देना है। ठीक है। और टू आंसर, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है ये और चीज है। ये है। आप देखिए ना, आपसे वो जो पूछ रहा है ना उसको आपने क्वेश्चन में आंसर डिवाइड करना है। मतलब आप देखें ना, वो पूछ रहा है, इसको आप ये देखें। जैसे जैसे है ये। ये देखें, अब ये क्वेश्चन आया था कि जी जैसे ये है आपका प्राइमरी, मतलब चलो मैं इधर से आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आपसे ना पूछ रहा है कि जी आपका इसमें आपने दो पार्ट्स बनाने हैं। जी अरेस्ट विदाउट वारंट कब अरेस्ट कर सकते हैं, एक हेडिंग देनी है, दूसरा उसका प्रोसीजर बता देना है। अब इसको नंबर को ना उसने डिवाइड किए हुए हैं, मतलब इस ये जो क्वेश्चन है इसको दो इशू में डिवाइड किया है। मतलब वो 5 5 नंबर रख सकता है, 10 10 नंबर रख सकता है, या 10 10 नंबर दोनों के रख सकता है, जैसे जैसे वो मर्जी रख दे। ठीक हो गया। ठीक है, आपने ना उसको डिवीजन करके आपने आंसर देना है। जैसे अब वो पूछ रहा है कि जी डिफाइन एंड डिफरेंशिएट, तो पहले आपने डिफाइन करना है, फिर डिफरेंशिएट करना है। पहले आपने इंक्वायरी को डिफाइन करना है, फिर इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन करना है, फिर ट्रायल को इन्वेस्टिगेट डिफाइन करना है। ठीक है। इंक्वायरी क्या है कि जी टू डिटरमाइन दी ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, ये इंक्वायरी होती है। इन्वेस्टिगेशन क्या है कि जी कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय पुलिस। ट्रायल क्या है, ट्रायल कहते हैं कि जी आपका एग्जामिनेशन ऑफ केस विच एंड्स ऑन एक्विटल और कन्विक्शन, एग्जामिनेशन ऑफ केस बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। तो पहले यार इनको आपने डिफाइन कर दिया है, फिर आपने उसको डिफरेंशिएट करना है, दूसरी हेडिंग देनी है डिफरेंशिएट की। अब डिफरेंशिएट में क्या होगा कि जी डिफरेंशिएट में पहले आपने 3 कॉलम ही बना लेना है कि जी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल। पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चालान जब कोर्ट में आ जाता है तो कोर्ट इंक्वायरी करती है कि क्या ये ऑफेंस बनती है या नहीं, क्या ये इसके खिलाफ सफिशिएंट मटेरियल है कि नहीं, क्या इसको चार्ज करना है या नहीं, क्या मेरे खिलाफ मेरे पास इसकी जुरिस्डिक्शन भी है या नहीं। तो जब चालान आ जाता है, चालान 173 के तहत आ गया,
तो 221 चार्ज से पहले पहले जो भी वो होगा, वो चार्ज से पहले जो कुछ भी कोड करती है वो इंक्वायरी है, और चार्ज फ्रेम होने के बाद वो ट्रायल शुरू हो जाता है। तो आपने ना इसको डिफाइन करना है, मतलब डिफाइन करना है और डिफरेंशिएट, तो वो नंबरिंग भी इसी हिसाब से डिवाइड करेगा, डिफाइन और डिफरेंशिएट के। ठीक हो गया। तो बाकी बाकी जो है ना, मतलब आपने बस रेलिवेंट लिखना है, ठीक है। आपने मोस्ट रेलिवेंट लिखना है, मोस्ट रेलिवेंट लिखना है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। आपके केपी के से ही पहले मिस जैनब हुई थी 2021 में, और फिर फिदा हुसैन भी अभी 2024 में हुआ है। अगर हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर देखें तो पहले एएसजे का वो 2021 में हुआ था। आपके एमसीक्यूज ही होते हैं, वो कमनोनी साहब ने पास किया था, ठीक है, एएसजी का एग्जाम। और उसी तरह अब पिशावर से ही है कमनोनी साहब, वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वो पास करके एज ए सर्व कर रही है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और तारिक अजीज भी हो चुका है, कमनोनी साहब भी हो चुका है। आप तैयारी करें, इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी होगी हमारी ना, मतलब जो कल से ही क्लास स्टार्ट होगी, ये हमारा स्ट्रेटेजी है। मतलब क्यूएसओ मतलब कल हम स्टार्ट करेंगे, स्पेशल सेशन होगा, पहले क्यूएसओ स्टार्ट करेंगे और उसके बाद सीपीसी स्टार्ट हो गई, मतलब क्यूएसओ और सीपीसी साथ चलती रहेगी, इंग्लिश उर्दू जीके भी साथ चलती रहेंगी, और सीपीसी के बाद फिर सीआरपीसी होगी। मेजर एक्ट ये होंगे, मतलब सैटरडे हमारी स्पेशल क्लास होती है, तो सैटरडे हम माइनर एक्ट्स पढ़ लेंगे, तो वो 3 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा। एग्जाम इससे आगे जाएंगे, इससे पहले नहीं होते हैं। अगर पहले भी होते हैं तो फिर अभी हम ज़्यादा टाइम रख लेंगे, मतलब डेली आपकी 5 घंटे क्लास होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा आपका। जी, अब क्वेश्चन है किसी का तो आप कर सकते हैं।